नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 करेंगे। आई होप आपने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 पढ़ लिया होगा मेरे लेक्चर्स में से। बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से समरी बेस समझाया है आपको चैप्टर 1 2 3 हिस्ट्री में, जो कि आपको HPAS मेंस में जो क्वेश्चन आपको वहां से आपको आ सकते हैं। ठीक है, जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो बिल्कुल जो है अच्छे से वीडियोस को देखिए। और जिनका जो है नायब तहसीलदार का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम आता है आगे आपका HPSSC या HPPSC के तहत, तो उनके लिए जो है ये वीडियोस काफी लाभदायक होने वाले हैं। और जो स्कूलिंग जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है बिल्कुल लाभदायक होगी ये वीडियोस, तो लास्ट तक देखिएगा। जो आज हमारा चैप्टर है वो है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ वेदों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ वेदों के समय की जो रिवर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम काफी एंशियंट जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, कि जो हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग्स होती है, राइटिंग्स होती है। ठीक है, हैंड रिटन जो चीजें होती है, और याद रखो ऐसी हैंड रिटन चीजें जो कि पाम लीव्स के ऊपर या किसी और जो ट्रीज की लीव्स के ऊपर लिखी गई है तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है। साथ साथ इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, इंस्क्रिप्शंस आपको याद रखना है कि ऐसी चीजें जो आपके पत्थरों के ऊपर जो स्टोन्स के ऊपर जो लिखी होती है, शिलालेख इसको जिसको बोलते हैं, वो आपकी इंस्क्रिप्शंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जाओ वेद के समय पे। ठीक है, वेदों के समय की जो बात यहाँ पे आज करने वाले हैं चैप्टर में। अब मैंने आपको कल के वीडियोस में बताया था मेहरगढ़ साइट के बारे में, इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ साइट थी, हड़प्पा सिटी के बारे में बताया था। तो ये जो आपका जो कल्चर आज हम पढ़ने वाले हैं, ये इससे बाद का जो कल्चर और इसके आसपास इसके इससे मिलता जुलता और बिल्कुल जो अलग जो कल्चर जो है वो बोला जा सकता है। ठीक है, मिलता जुलता भी और अलग कल्चर भी जो है वो बोला जा सकता है। तो आज हम यहाँ पे जो है ये पढ़ने वाले हैं। तो HPAS एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी जो ये NCERT की सीरीज है इसमें जरूर जो है जुड़िएगा, आपको काफी मजा आएगा इसमें। ठीक है, नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लिंक उसका जो टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। करीब करीब जो है 24 टेस्ट आपको वहां पे मिल जाएंगे। कितने? 24 टेस्ट आपको जो है वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जो है अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, काफी लाभदायक जो है वो रहेंगे आपके लिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। नई नई पोस्टर निकली है कुछ, तो मैंने वहां पे जो डिटेल डाली हुई है उसकी, तो आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। और आज के जो लेक्चर होगा उसका जो PDF के नोट्स होंगे वो आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अगर नोट्स चाहिए किसी को HCS की प्रिपरेशन के लिए या UPSC की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने बनाए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स। तो आपको जाओ शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, या फिर जाओ लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहां पे आपको जो स्टोर सेक्शन के अंदर जाओ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके और HJK के नोट्स और महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर के बारे में। आज हमें जो है क्या पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है एक मैरी होती है। मैरी एक लड़की होती है जो जिसको जो है उसके टीचर्स लाइब्रेरी में जो है ले जाते हैं, और वहां पे वो जो है वो लाइब्रेरी में जाकर देखती है कि ये जो लाइब्रेरी है वो मेरे जो है क्लासरूम से भी जो है वो बड़ा है। ठीक है, और वहां पे लाइब्रेरी में क्या देखती है, वो काफी सारी बुक्स को देखती है, क्या काफी सारी जो बुक्स को देखती है, और बहुत सारी पुरानी पुरानी जो ओल्ड जो टेक्स्ट है जिसमें आपके वेद भी थे, ठीक है, पुराण भी थे, स्मृतिज भी थी, तो वो उनको देखती है। ठीक है, तो वो पूछती है कि वेद क्या होते हैं असल में। ठीक है, वेद क्या होते हैं, तो जो पुराने पुराने जो प्राइस्ट द्वारा, जो ऋषिज द्वारा, सेज द्वारा या सेंट्स द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं उनको क्या बोलते थे, वेद बोलते थे। तो सिंपल सी बात है, 4 वेद है, एक ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, ठीक है, तीसरा जो है आपका सामवेद है, चौथा आपको याद रखना है अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्व
वेद है। तो ऋग्वेद आपको याद रखना है, ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है और ये ओल्डेस्ट वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ओल्डेस्ट जो है वेद भी बोला जाता है। करीब करीब 3500 साल पूर्व इस वेद को जो लिखा गया है, ये बताया गया है। यजुर्वेद आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं? धनुर्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धनुर्वेद बोलते हैं। ठीक है। और सामवेद को हम जो है गान वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गान वेद बोलते हैं। और याद रखना है अथर्ववेद को हम जाओ शिल्प वेद जाओ बोलते हैं। और अथर्व वेद से रिलेटेड जो है आपके अथर्वा ऋषि भी हैं। और एक और चीज आपको याद रखना है, विश्वामित्र भी जो है हम अथर्वा वेद से जानते हैं। ठीक है। तो विश्वामित्र का जो आपका ऋग्वेद में भी जो है जिक्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ऋग्वेद के अंदर जाओ काफी सारे मंत्र थे जिनको हम क्या बोलते थे? ठीक है। क्या बोलते थे उनको? हम सूक्त बोलते थे। क्या बोलते थे उनको? सूक्त बोलते थे। तो करीब करीब हजारों की संख्या जो है यहाँ पे सूक्तों की थी। और सूक्तों को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वेल सेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेल सेड जो है वो बोलते थे। इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि उन सूक्तों से, उन मंत्रों से, उन हिम्स से हम जाओ गॉड एंड गॉडेसेस जितने भी होते थे उनको जो याद किया करते थे। याद रखना है आपको। और 3 जो गॉड थे, 3 गॉड्स जो इंपॉर्टेंट थे। एक था आपका अग्नि जो कि आपका जो है फायर का देवता है। दूसरा जो है आपका इंद्र जो कि आपका जो वॉरियर गॉड है, एक तरह से वर्षा का देवता भी बोला जाता है। तीसरा आपको याद रखना है, यहाँ पे सोम की चर्चा होती थी। किसकी? सोम की जो चर्चा होती थी। तो ये सोम क्या है? एक प्लांट से जो स्पेशल ड्रिंक जो निकाली जाती थी उसको जो सोम बोला जाता था। तो यहाँ पे 3 गॉड जो इंपॉर्टेंट थे। एक था इंद्र, दूसरा आपका अग्नि, तीसरा आपका जो सोम। यहाँ पे जो चर्चा होती थी। ठीक है। अब ये जो आपके थीम्स थे, ये मंत्र थे, वो किसके द्वारा जाओ कंपोज किए गए थे? सेजिस द्वारा, यानी कि जाओ ऋषियों द्वारा जाओ ये कंपोज जाओ किए गए थे। मैंने आपको शुरू में ही बताया ना। ठीक है। और यहाँ याद रखना है जो प्राइस्ट, जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होता है, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स को जाओ ये मंत्र जाओ मेमोराइज जाओ कराते थे। इसको आपने याद रखना है। ठीक है। आज भी ये चलता है कि प्राइस्ट जो होते हैं अपने स्टूडेंट्स को जाओ मंत्र जाओ मेमोराइज जाओ करवाते हैं। ठीक है। और वो सिलेबस का जाओ टेक्स्ट का पार्ट रहते थे और वो उनको जाओ बिल्कुल केयर से रखा जाता था मंत्रों को। और बिल्कुल जो अच्छे से वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस जो उनको जब मेमोराइज जाओ करवाया जाता था। जितने भी ये हिम्स थे, जितने भी ये मंत्र थे आपके, वो किसके द्वारा कंपोज किए गए हैं? मैन के द्वारा जाओ कंपोज जाओ किए गए हैं। कुछ जो मंत्र हैं आपके, कुछ मंत्र जो थे वो वुमेन्स के द्वारा भी जाओ कंपोज जाओ किए गए थे। तो ऋग्वेदा जो आपका वेद है जिसको हम आयुर्वेद भी बोलते हैं, जिसमें जो आयुर्वेदिक नॉलेज डाली हुई है थोड़ी सी, तो ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। वैदिक संस्कृत में जो लिखा गया है जो कि अलग है संस्कृत से। ठीक है। इसको आपने याद रखना है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको जाओ कुछ अलग लैंग्वेजेस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाओ संस्कृत के बारे में यहाँ पे बताता हूँ और कुछ अदर लैंग्वेजेस के बारे में बताता हूँ। तो सिंपल सी बात है, बोला गया है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिसका जो उद्गम संस्कृत से हुआ है। जैसे कुछ इंग्लिश के वर्ड जो है उसका उद्गम जो है संस्कृत से हुआ है। ठीक है। हिंदी के वर्ड तो मैक्सिमम जो है संस्कृत से आए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। तो संस्कृत किस फैमिली की भाषा है? एक तरह से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली की जो भाषा है। ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपकी 74% पूरे वर्ल्ड में जो इसी फैमिली में जो लैंग्वेजेस आती हैं। मैक्सिमम आपको याद रखना है कि असमीज जो लैंग्वेज है वो भी इसी फैमिली का पार्ट है। हिंदी जो लैंग्वेज है वो भी इसी फैमिली का पार्ट है। गुजराती जो लैंग्वेज है वो भी इसी फैमिली का पार्ट है। कश्मीरी जो लैंग्वेज है वो भी इंडो यूरोपियन जो फैमिली का पार्ट है। सिंधी जो लैंग्वेज है वो भी इसी फैमिली का पार्ट है। ठीक है। कुछ एशियन लैंग्वेजेस जो है, जितनी भी एशियन लैंग्वेजेस है वो भी इसी जो फैमिली का पार्ट है। कुछ आपकी जो पर्शियन लैंग्वेजेस जो है वो भी इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। ठीक है। और कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस जो कि आपके जो जिसमें आपकी इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, ठीक है, जर्मन भी आती है,
ग्रीक भी आती है, और आपकी जो इटालियन लैंग्वेज आती है, और आपकी स्पेनिश लैंग्वेज आती है। तो ये सब जो भाषाएं हैं वो आपकी इंडो यूरोपियन जो परिवार की जो भाषा है, इसको आपने याद रखना। तो संस्कृत भी किसमें आती है? इंडो यूरोपियन में आती है। दूसरा आपको याद रखना है, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो भाषा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो भाषा है, वो जनरली आपको देखने को मिलती है तिब्तो बर्मन फैमिली की, ठीक है, तिब्तो बर्मन फैमिली की, ठीक है। इसको याद रखना है। अपने जो इलाके हैं ईस्ट इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं आपके, वहां पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो तिब्तो बर्मन फैमिलीज की आती है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो तमिल लैंग्वेज है, या तेलुगु लैंग्वेज है, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज है जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक है, तो तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम जो है आपकी भाषा, ठीक है, ये सब भाषाएं जो आपकी द्रविडियन फैमिली की है, द्रविड़ फैमिली की है, इसको आपने याद रखना है। और एक और याद रखना है आपको कि जो झारखंडी भाषा है और ऐसी भाषाएं जो सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, वो किस परिवार की है? वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की है। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे जो बड़ी फैमिली है वो कौन सी है? इंडो यूरोपियन जो फैमिली है, इसको आपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो जो बुक्स होती थी, चाहे वो ऋग्वेदिक बुक्स है, चाहे कोई भी हो बुक्स, वो रिटन और प्रिंटेड थी। कैसी थी वो? रिटन और प्रिंटेड थी, ठीक है। और ऋग्वेद को लोग जो है वो क्रैम करना, बार बार जो है उसको सीखना, उसको सुनना, उसको रीड करना जाओ पसंद करते थे। और एक ही चीज आपको याद रखना है कि ये जो आपके बुक्स थी वो काफी समय जाओ पहले, सेंचुरीज पहले जाओ लिखी गई थी, ठीक है, इसको याद रखना है। और प्रिंट कब किया गया था? इसको याद रखें 200 साल पूर्व, 200 साल पूर्व जो इनको प्रिंट किया गया था, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब याद रखना है कि हिस्टोरियंस ने जो ऋग्वेद को कैसे पढ़ा। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो आपको पता है कि वो पुराने पुराने जो टेक्स्ट होते हैं उनको जो रीड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पुराने पुराने जो टेक्स्ट को रीड करते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है ऋग्वेद में मैक्सिमम वैदिक संस्कृत थी। तो हमारी जो लैंग्वेजेस थी आपकी जो संस्कृत से ही डिराइव हुई है, ठीक है। संस्कृत से आपकी जो पाली भाषा आई है, ठीक है, जिसमें बुद्धिज्म ने जो अपने जो ग्रंथ लिखे हैं। फिर प्राकृत भाषा आई है, जिन्होंने जैनों ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं। फिर आपकी जो अपभ्रंश आई है, फिर आपकी जो अवहट आई है, उससे जो हिंदी का जो प्राचीन हिंदी का जो विकास हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ऋग्वेद की जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल जो अच्छे से पढ़ी है, उसको स्टडी किया है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपको हड़प्पा सभ्यता की जो लैंग्वेजेस थी वो नहीं पढ़ पाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है कि जो ये आपका वैदिक कल्चर है वो हड़प्पा सभ्यता से जो है बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हीम्स थे वो एक तरह से डायलॉग के रूप में थे। किसके रूप में? डायलॉग्स के रूप में थे। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट थीम बताया गया है, एक विश्वामित्र के और दो रिवर्स के बीच में, दो रिवर्स के बीच में। कौन कौन सी रिवर्स थी? ब्यास और आपकी सतलुज। तो ये बोला जा सकता है कि ऋग्वेद के समय पे ब्यास और सतलुज का जो जिक्र हुआ है, यानी कि उस समय जो ये रिवर्स जो थी। और इन दोनों को जो गॉडेस के रूप में जो जाना जाता था, गॉडेस के रूप में जो है जाना जाता था, और इनकी जो वर्शिप जो की जाती थी। अब हम यहाँ पे जो मैप देखेंगे जिसमें हमने जो रिवर्स के बारे में बात की है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका जो इंडिया का मैप भी है, इंडियन रिवर्स भी है, ठीक है। और कुछ आपकी जो पाकिस्तान में भी जो रिवर्स जाती है, कुछ आपकी बांग्लादेश में भी रिवर्स जाती है, कुछ आपकी जो आपकी अफगानिस्तान में भी रिवर्स जाती है। तो सिंपल अभी हमने बात की सबसे पहले ब्यास रिवर की। किसकी? ब्यास रिवर की, ठीक है। अर्जिक्या और विपाशा इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था इसको? अर्जिक्या और विपाशा जो है इसको बोला जाता था। तो ब्यास रिवर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जो पास से निकलती है, कुल्लू जिला से, याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे ये ब्यास निकल रही है, और ये किसका पार्ट रहती है? ये सतलुज का पार्ट रहती है। ये सतलुज में जो पंजाब में जाकर जो मिल जाती है। सतलुज आपको याद रखना है, सतलुज जो रिवर है
वो आपकी मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में जाओ शिपकीला से जाओ एंटर करती है। शिपकीला से जाओ एंटर करती है, जो कि आपका किन्नौर रीजन में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सतलुज जो है आपका इंडस की जाओ, सतलुज जो है आपका इंडस रिवर की जाओ ट्रिब्यूटरी है। इंडस की जाओ ट्रिब्यूटरी है। तो इंडस का भी यहाँ पे जिक्र होता है। तो इंडस जो रिवर है वो भी आपकी मानसरोवर से ही निकलती है और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू एंड कश्मीर से जो है आपका पाकिस्तान में जो है एंटर करती है। वहां पे ये काबुल नदी से, ठीक है, झेलम नदी से, चिनाब से, सतलुज से आपकी जो है ये मिलती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। रावी से भी जो है ये मिलती है। इन सभी जो है ये सभी इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज जो है रहती है। और ये इंडस रिवर जो है कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में जो है जाकर गिरती है। इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडस बेसिन है सारा का सारा। क्या है? ये इंडस बेसिन है सारा का सारा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपने जो है याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैंने आपको जो है काफी सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे आपको देखना है ऋग्वेद के समय पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं, ऋग्वेद के समय पे मैन्यूस्क्रिप्ट जो मिले हैं वो जनरली हैंड रिटन हुआ करते थे। हैंड रिटन हुआ करते थे और याद रखना है वो बार्क के ऊपर लिखे जाते थे। जो बर्च जो पेड़ होता है उसकी बार्क के ऊपर जाओ लिखे जाते थे। ठीक है, और याद रखना है कि कश्मीर से जाओ फाइंड आउट जो मैन्यूस्क्रिप्ट हुए हैं वो बर्च की जाओ बार्क के ऊपर लिखे जाते थे। वो 150 साल पहले जाओ फाइंड आउट जाओ किए गए हैं। ठीक है, और उनको जाओ अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जाओ लाइब्रेरीज में जाओ रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और कहाँ पे रखा गया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाइब्रेरीज में? महाराष्ट्र में रखा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो रखा गया है पुणे सिटी में। कहाँ पे? पुणे सिटी में रखा गया है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है विश्वामित्र के बारे में। तो मैंने आपका बताया कि विश्वामित्र को जो हम अथर्ववेद के लिए जानते हैं। तो विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में जो यहाँ पे बात होती है, वो विश्वामित्र जो एक तरह से रिवर्स को पुकारते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो पहाड़ी राजा हैं, हिमालयन के जो राजा हैं, हिमालयन जो माउंटेन्स पे जो रहने वाले जो राजा हैं, वो रिवर्स को पुकारे कि वो माउंटेन्स में से प्लेन्स की ओर आए। ठीक है, तो रिवर्स उनकी बातें सुनती है और रिवर जो माउंटेन्स में से प्लेन्स की जाओ और आती है। ठीक है, और वो रिवर्स को जाओ सिस्टर कह के जाओ पुकारते हैं, बहनों जाओ आप जाओ माउंटेन्स में से जाओ प्लेन्स की ओर आओ। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे इतना ही जाओ बात की गई है। ठीक है, और जो ऋषि और सेज जो थे जो रिवर्स लीव करते थे माउंटेन्स पे, ठीक है, उनके बारे में भी यहाँ पे जो बात की जाती है। उनको भी जो पुकारा जाता था, याद रखना है आपको। ठीक है, और आपको यहाँ पे बात की गई है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की और सरस्वती की जो यहाँ पे काफी जो बार यहाँ पे मंत्रों में चर्चा हुई है। तो सरस्वती नदी जो है ऋग्वैदिक काल में थी, लेकिन अब जो है ये आपकी लुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो बोला जाता है कि अंबाला जो रीजन है वहां से सब सरस्वती का जो उद्गम हुआ था। ठीक है, और याद रखना है कि इलाहाबाद जो प्रयागराज है, संगम जिसको बोलते हैं, वहां 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, प्रयागराज संगम में, इलाहाबाद में, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ऋग्वैदिक काल में गंगा और यमुना का जो चर्चा हुआ है, लेकिन ओनली एक बार हुआ है। कितनी बार? एक बार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ गंगा के बारे में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये है आपकी गंगा ओरिजिनेट होती है। तो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख रीजन से आपका ओरिजिनेट होती है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और यमुना जो है वो इस रिवर को हम कालिंदी बोलते हैं क्योंकि ये कालिंदी पर्वत से जो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है यमुना को
और यमुनोत्री जो है वो ग्लेशियर से ये आपका ओरिजिनेट होती है। तो यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। आपका जो खोदर माजरी से जो है एंटर ये करती है, और ताजेवाड़ा से जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और चंबल जो नदी है, चंबल जो नदी है वो यमुना का ही जो है पार्ट रहती है, ठीक है। तो यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा की, ठीक है, गंगा की। और गंगा आपकी जो बांग्लादेश में एंटर करती है, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जो जाकर जो गिरती है, ठीक है। तो जो आपकी इंडस थी वो अरब सागर में गिर रही है, यानी कि इस साइड को गिर रही है, देखो यहाँ पे इस साइड पे। और ये गंगा जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है वो गिरती है, ठीक है। महानदी आपकी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि आपका जो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी आपकी जो बंगाल में जाकर गिरती है, जो कि आपका महाराष्ट्र नासिक से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा जो रिवर है आपकी जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, जो कि आपका जो महाराष्ट्र से ही जो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कावेरी जो रिवर है वो अभी आपकी बे ऑफ बंगाल से जो जाकर जो है गिरती है, इसको भी आपने याद रखना है। ये पुरानी पुरानी कुछ नदियां हैं, मैंने आपको बताया इसके बारे में। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे बात करते हैं पहले हम कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स की। सिंपल सी बात है, ऋग्वेद में जाओ, ठीक है, कैटल्स की जो प्रेयर भी होती थी, पशुओं की जो प्रेयर भी होती थी, ठीक है। चिल्ड्रन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, स्पेशली जो मेल चिल्ड्रन होते थे उनके बारे में बात की गई है, और हॉर्सेस के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो याद रखो, जो हॉर्सेस होते हैं उनको जो बड़े बड़े राजा होते थे वो बैटल्स में जो है यूज करते थे अपने घुड़सवारी के लिए, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और बड़े बड़े जो बैटल्स होते थे उसमें जो सबसे पहले क्या कैप्चर किया जाता था, कैटल्स को जो कैप्चर जो किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो लैंड को जो कैप्चर किया जाने लगा। फिर आपको याद रखना है, लैंड किस लिए कैप्चर किया जाता था, ताकि जो कैटल्स के लिए जो पैस्चर मिलता जाए, ग्रास लैंड जो मिलता जाए, ठीक है, ग्रास लैंड मिलता रहे, ठीक है, इसको याद रखना है। और उस लैंड पे कुछ ना कुछ क्रॉप्स जो उगाई जाए। तो आपको याद है कि कॉटन जो है आपका मेहरगढ़ से मिली थी करीब करीब 7,000 जो साल पहले। तो इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद काल से जो काफी समय पहले वो मिली हुई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से जो वीट बार्ले जो आपको मिला था, ठीक है, राइस आपको मिला था। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी समय पहले की बात हो रही है, 4700 साल पहले जो ये आपका उग चुका था। उसके बाद आपका जो ऋग्वेदिक काल आया करीब करीब 3500 साल पहले, ठीक है, ऋग्वेदिक काल आया आपका करीब करीब 3500 साल पहले। तो आपका उस समय क्रॉप्स जो उस समय थी, ठीक है, याद रखना है। जनरली जो ऋग्वेदिक काल में जो क्रॉप्स उगाई जाती थी वो बार्ले जो उगाया जाता था, ठीक है। और कुछ बैटल्स ऐसी थी जो वाटर के लिए जो फोर्ट की जाती थी, वाटर के लिए जो लड़ी जाती थी, ठीक है। और कैप्चर भी किया जाता था कुछ पीपल्स को, उसमें वुमेन्स भी थी और मेंस भी थी, मेंस भी थे, ठीक है। और वेल्थ को भी जो उनकी जो कैप्चर जो किया जाता था, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। तो कुछ जो वेल्थ थी वो प्राइस जो को दी जाती थी, ठीक है। और कुछ जो वेल्थ थी जो है वो राजा जो है अपने पास रखते थे, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, जो वेल्थ थी राजास के द्वारा वो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती थी। जैसे कि आप जाओ कुछ यज्ञ कर दिए, कुछ कथा वगैरह कर दी, कुछ यज्ञ वगैरह कर दिए, उसके लिए जाओ यूज की जाती थी, ठीक है। और ये जो आपका जो वेल्थ जो बटोरी जाती थी बैटल से, वो जनरली गॉड के लिए और गॉडेसेस के लिए जो है यूज की जा रही थी, ठीक है, उनको ऑफर करने के लिए, जिसमें जो है घी आपका यूज किया जाता था, ग्रेन्स यूज की जाती थी, ठीक है, कुछ आपके एनिमल्स को यूज किया जाता था। तो उनके लिए जो यहाँ पे जो यज्ञ किया जाते थे गॉडेस और गॉडेस के लिए। और ये जो वेल्थ थी जो बटोरी जाती थी बैटल से, उसके लिए जो यूज की जाती थी गॉडेस के लिए, ठीक है, ठीक है। जनरली जो है आपका जो वॉर्स में कौन पार्ट लेता था, मैन पार्ट लेते थे, ठीक है। तो वहां पे कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं थी, नो रेगुलर आर्मी, ठीक है। यहाँ पे जो सभा और समितियां जो बनाई गई थी, असेंबलीज वगैरह जो बनाई गई थी, ठीक है।
और मैटर्स जो रिलेटेड वॉर से होते थे, मैटर्स ऑफ वॉर डिस्कस किया जाते थे, और पीस से रिलेटेड, शांति से रिलेटेड जो बातें जो की जाती थी। ठीक है, लीडर्स को भी जो असेंबली में चूज किया जाता था, लीडर्स को भी जो असेंबली में जो चूज किया जाता था, यहाँ पे ये भी बोला गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ब्रेव और स्किलफुल जो है लीडर्स को जो चूज किया जाता, इसको आपने याद रखना है। स्किलफुल जो ब्रेव और स्किलफुल जो लीडर्स को जो चूज किया जाता था। एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक और याद रखना है कि लैंग्वेजेस जो पीपल जो स्पीक करते थे, काफी लैंग्वेजेस जो पीपल जो स्पीक जो करते थे, बोलते थे, और जो फैमिलीज थी वो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी उसको जो परफॉर्म करती थी अपनी कम्युनिटीज के साथ। इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि जो प्राइस्ड होते थे उनको हम क्या बोलते थे, ब्राह्मण्स बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्राह्मण्स जो बोलते थे, जो कि रिचुअल्स को जो रीति रिवाज को जो परफॉर्म करते थे। और यहाँ पे जो राजाज भी होते थे, लेकिन उन राजाओं के पास जो कोई भी कैपिटल सिटीज नहीं होती थी। ठीक है, कैपिटल सिटीज जो नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होते थे। ठीक है, आर्मीज जो उनके पास नहीं होती थी, ना वो टैक्स को कलेक्ट करते थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सब वो नहीं करते थे। ठीक है, और ये याद रखो, जो उनके राजा के सन थे वो ऑटोमेटिकली जो राजा नहीं बनते थे, ऑटोमेटिकली जो राजा नहीं बनते थे, इसको याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे दो शब्दों की बात हुई है, जन और विश की बात हुई है। तो जन एक बड़ा साम्राज्य बोला जाता था, हिंदी का वर्ड है जन, एक बड़ा साम्राज्य जो है बोला जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और विश उसका जो एक तरह से ग्राम्य वगैरह जो इसको बोला जाता था। तो विश जो शब्द है वो वैश्य से आया है, किससे आया है, वैश्य से आया है। जैसे कि आपने जो महाजनपद पढ़े होंगे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो ये जन जन थे, काफी बड़े बड़े जो इलाके थे, काफी बड़े बड़े स्टेट्स जो थे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो जैसे आपका यहाँ पे भारत जन, ठीक है, भारत जन की बात हुई है, या फिर विश की बात हुई है। ठीक है, भारत विश, तो जन और विश एक ही चीज है। और एक आपको यहाँ बोला गया है यदुजन, या फिर विश की यहाँ पे बात हुई है। तो ये बड़े इलाके हुआ करते थे जहां पे जो लोग रहा करते थे, और साम्राज्य जो है बना बना हुआ था। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है कि जो हिम्स जो कंपोज किए गए, जो मंत्र आपके कंपोज किए गए, उनके उनको क्या बोला गया, हमको उनको क्या बोला गया, आर्यंस बोला गया, जिनके द्वारा जो कंपोज किए गए, इसको याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है, जो आर्यंस के हमेशा अपोजिट रहा करते थे, अपोनेंट में रहा करते थे, वो हमेशा कौन होते थे, वो दासाज या फिर दस्युज जो बोला जाता था उनको। ठीक है, आर्यंस के जो अपोजिट जो रहते थे उनको क्या बोलते थे, दासाज और दस्युज जो बोला जाता था। और दासाज हम किसको बोलते हैं, दासाज हम बोलते हैं एक तरह से जो स्लेव्स होते थे। ठीक है, स्लेव्स होते थे उनको जो है वो बोला जाता था दासाज, जिनसे हम काम कुम करवाते थे उनको जो है दासाज बोला जाते थे। तो स्लेव्स में आपके जो मैन भी होते थे और वुमेन भी जो होते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो जो आपका ऋग्वेद है वो कंपोज्ड हुआ था नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट जो है सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि आपका ये भारत रीजन है आपका इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना, ये भारत रीजन है आपका इस तरह से। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है, इस रीजन में आपका जाओ, आपका ऋग्वेद जाओ कंपोज हुआ था, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा मेगालिथ्स के बारे में, मेगालिथ्स के बारे में। तो मेगालिथ्स जनरली जो है स्टोन बोल्डर्स को बोला गया है, स्टोन बोल्डर्स को बोला गया है। मान लीजिए ये आपकी जगह कब्र है। ठीक है, यहाँ पे कब्र में जो किसी को दफनाया जाता है, तो यहाँ पे जो उसके इर्द गिर्द जो स्टोन जो है बोल्डर्स रखे जाते थे, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता था, मेगालिथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था उसको, मेगालिथ जो बोला जाता था। तो मेगालिथ में जनरली जो बिग स्टोन्स आते थे, क्या आते थे, बिग स्टोन्स जो है यहाँ पे आते थे। ठीक है,
केयरफुली जो है मेगालिथ्स को अरेंज किया जाता था। ठीक है, केयरफुली जो अरेंज किया जाता मेगालिथ्स को, और याद रखना है, और ब्यूरियल साइट्स को, जो दफनाने वाली जगह होती है, उसको मार्क करने के लिए जाओ मेगालिथ्स जो बनाए जाते थे। ठीक है, तो याद रखना है मेगालिथ्स जो बनाने की जो पद्धति है वो आज से 3000 साल जो पहले आई। कब आई? वो 3000 साल पहले जो है वो आई। और जनरली आपको जो दक्कन इलाके हैं, जो आपको मिडल इंडिया का इलाका देखने को मिलता है, जैसे आपका ये नीचे का इलाका, ठीक है, तो ये आपका जो दक्कन इलाका है पूरा का पूरा। तो इस रीजन में आपको जो जनरली मेगालिथ जो परफॉर्म किए जाते थे लोगों द्वारा, साउथ इंडिया रीजन में। तो आज भी जो है अगर आप देखा जाए, तो जैसे आपने जलिलेता जी को देखा था, तो वो आपके जो मेगालिथ्स में जो दफनाए गए थे। ठीक है, याद रखना है। और आपको याद रखना है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है और कश्मीर रीजन है, वहां पर जो है आपको देखने को मिलता है काफी सारा जो मेगालिथ्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैप दिखाता हूं मैं आपको एक बार दूसरा। यहाँ पे देखो आपको नीचे देखने को मिल रहा है मेगालिथिक साइट। तो जो ये ब्लू मार्क वाली जो चीजें हैं, जैसे ब्रह्मगिरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेगालिथिक साइट है। क्या है? मेगालिथिक साइट है। और ये अति चमल्लुर आपको देखने को मिला, ये मेगालिथिक जो साइट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ काफी समय पहले ब्यूरियल्स के अंदर जाओ लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि इन मेगालिथिक साइट्स पे जाओ एक आदमी को भी और एक से ज्यादा जो है आपके आदमी को भी दफनाया जाता था, और कहा जाता था कि ये लोग जो है फैमिली के हो सकते हैं, ये लोग जो है फैमिली के हो सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारे जो स्टोन बोल्डर्स को स्टडी किया है और देखा है कि ये जो स्टोन बोल्डर्स है वो काफी सालों जो पुराने हैं, और वो काफी जो ब्यूरियल्स के अंदर जो डाले गए हैं। ठीक है, वेल अरेंज करके जो है रखा गया है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, ये जो ब्यूरियल्स थे, बोला गया है कि कुछ ब्यूरियल्स थे वो आपके हाउसेस के अंदर भी बनाए गए हैं। लोगों ने अपने घरों के अंदर भी जो लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, अपने घरों के अंदर भी जो लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, जितने भी ये ब्यूरियल्स हैं उसके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तो याद रखो, डैड को हमने जो ब्यूरी किया है कुछ पॉट्स में, जो ये बीच में जो आपका बनी हुई है ना, कब्र बीच में बनी हुई है, साथ साथ में जो आपके कंकड़ वगैरह रखे गए हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स रखे गए हैं, तो ये बीच में जो आपका पॉट लगाया हुआ है। ठीक है, और साथ में जो यहाँ पे पॉट रखे हुए हैं, ठीक है, घड़े वगैरह रखे हुए हैं। वो जो पॉट्स हैं वो आपकी या तो ब्लैक हैं या फिर रेड कलर के हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉट्स के साथ साथ कुछ आपके जो टूल्स भी रखे हुए हैं, कुछ आपके वीपन्स भी रखे हुए हैं, और वो टूल्स और वीपन्स किस चीज के बने हुए हैं? आयरन के बने हुए हैं। तो याद रखो, ऋग्वैदिक काल से पहले यानी कि आयरन की खोज जो हो चुकी होगी। ठीक है, याद रखना है। और कुछ वहां पे जो स्केलेटन्स भी आपको देखने को मिलते हैं कि डाले गए हैं, किस चीज के? हॉर्सेस के जो स्केलेटन भी जो मिले हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैन के साथ ब्यूरिड किया हो, हॉर्स को, जिंदा हॉर्स को जो ब्यूरिड जो है किया हो। ठीक है, हॉर्स के कुछ इक्विपमेंट भी थे वहां पे, और इस साथ साथ में जाओ कुछ ऑर्नामेंट्स भी थे, जिसमें जाओ गोल्ड के और स्टोन के जो ऑर्नामेंट्स यहाँ पे बोले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मैंने आपको ब्रह्मगिरी दिखाया, मैप में आपको जो ब्रह्मगिरी मैंने आपको दिखाया, तो वहां पे जो स्केलेटन जो ब्यूरी किया गया था, उसमें आपको गोल्ड के जो है कुछ बीड्स आपको देखने को मिले। ठीक है, करीब 33 जो गोल्ड के बीड्स देखने को मिले, और 2 स्टोन के बीड्स आपको देखने को मिले। साथ साथ जो है 4 कॉपर के बैंगल्स भी थे। इतने थे, 4 कॉपर के बैंगल्स भी थे, और वहां पे कुछ आपको जो शेल्स भी थी, कॉन्च की जो शेल्स होती है वो भी वहां पे जो देखने को मिल रही थी। ठीक है, कुछ वहां पे जो पॉट्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो ब्रह्मगिरी जो रीजन है आपका, मैंने आपको दिखाया, अभी पीछे दिखाता हूँ वापस। ठीक है, ये आपका जो नीचे आपका ब्रह्मगिरी जो पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिला है ब्रह्मगिरी।
तो यहाँ पे जो आपको काफी सारे जो चीजें मिली है आर्कियोलॉजिस्ट्स को, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता था कि जो ऋग्वेदिक काल है उसमें उस समय पे जो है ये सारी चीजें जो अवेलेबल हुआ करती थी, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। एक और चीज आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ मैप में, ठीक है। इनाम गांव आपका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ये देखिए आपको इनाम गांव देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र रीजन में। इनाम गांव वेरी फेमस सिटी है आप ये, ठीक है, जो कि आपका घोड़ रिवर के आसपास है। ये घोड़ रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, भीमा रिवर की। किसकी है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये करीब करीब 3600 साल 2700 से जाओ 3600 से जो 2700 साल पहले की जो सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अडल्ट को, जितने भी अडल्ट होते थे उनको ग्राउंड में ब्यूरी किया जाता था, यानी कि दफनाया जाता था, ये बोला गया है, ठीक है। और जो उनका जो हेड था वो नॉर्थ की तरफ को जो होता था, किसकी तरफ को, नॉर्थ की जो तरफ को होता था, ठीक है। बिल्कुल सीधा उनको दफनाया जाता था और उनको उन्हीं के हाउसेस के अंदर जो दफनाया जाता था, उन्हीं के जो हाउसेस के अंदर जो दफनाया जाता था। साथ साथ में जो दफनाने के साथ साथ जाओ फूड और वाटर भी जाओ वहां पे वेसल्स के अंदर जो डाले जाते थे, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो मैन होते थे उनको जो काफी बड़े जो जार में जो डालकर जो दफनाया जाता था। और जो रूम होता था वो 5 रूम होता था, कम से कम जो 5 रूम जो होते थे दफनाने के लिए, ठीक है। लार्जेस्ट हाउसेस जो इनको बोला जाता था, ठीक है। और ऐसे हाउसेस में जो ग्रेनरी भी हुआ करती थी, अन्नागार भी जो हुआ करता था, स्टोर हाउस भी जो हुआ करता था। इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बता मेंशन कर देता हूँ। कुछ यहाँ पे जो स्केलेटल स्टडीज हुई थी, क्या हुई थी, स्केलेटल स्टडीज हुई थी। बोला गया था कि जो स्केलेटल स्टडीज में जो स्टडी की गई थी उसमें जो बोन्स जो मिली थी गर्ल्स और बॉयज की मिली थी। और बोन्स के हिसाब से जो आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं। शुरुआत में हुआ क्या कि जो है पहले जो ऑर्नामेंट्स के हिसाब से जो स्टडी किया जा रहा था कि ऑर्नामेंट्स अगर हैं तो वो वुमेन्स होती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल के समय पे जो मैन थे वो भी ऑर्नामेंट्स जो यूज करते थे, वो भी जो ऑर्नामेंट्स पढ़ते थे। तो उन्होंने जो फीमेल्स की योनि होती थी वो बड़ी होती है, ठीक है, जो वेजाइना वगैरह होता है या पेल्विक एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है। तो उसके तौर पे जो फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके तौर पे जो फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि ये वुमेन है, जिसका पेल्विक एरिया बड़ा होता था उसको जो वुमेन्स उन्होंने जो घोषित किया, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रखना है, चरक के बारे में आपको बता दूं, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, फादर ऑफ आयुर्वेदा इनको बोला जाता था पहले, ठीक है। एक फिजिशियन थे ये, ठीक है, डॉक्टर थे ये उस समय के, ऋग्वैदिक समय के। इसको याद रखना है। तो चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखना है आपने। हु रोट चरक संहिता, चरक। तो इन्होंने बोला था कि उस समय मेंस के जो वुमेन्स के और मेंस के जो बॉडी में 360 बोन होती थी। कितनी, 360 बोन जो होती थी, ठीक है। तो करीब करीब इन्होंने बोला कि उन्होंने टीथ को भी उसमें काउंट किया, जॉइंट्स को भी उन्होंने काउंट किया और कार्टिलेज को भी उसमें जो काउंट किया। तो करीब करीब जो टोटल 360 बोन्स जो है इनको देखने को मिले। लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो आदमी में 206 जो हड्डियां होती है। कितनी होती है, 206 जो हड्डियां होती है, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने याद रखना है जब स्टडी कर रहे थे तो उनको ऋग्वैदिक काल में जो सीड्स मिली, कुछ वीट की भी थी, बारले की भी थी, राइस की भी थी, पल्सेस की भी थी, मिलेट्स की भी थी, ठीक है, पीस की भी थी, मटर की भी थी, सीसम की भी थी, ठीक है। तो ये सीड्स आपको उनको मिली थी कुछ। और साथ साथ आपको याद रखना है बोन्स भी जो है उनको मिली थी कुछ एनिमल्स की, याद रखना है आपको, ठीक है। अब उसमें जो बोन्स थी वो कैटल की थी, कुछ बफेलोस की थी, कुछ गोट्स की थी, शीप की थी, डॉग की थी क्योंकि डॉग डोमेस्टिक हो गया था उस समय के आसपास, उससे पहले हॉर्स की थी,
एस की थी, गधों की थी, पिग की थी, सांबर की थी, ठीक है। और आपके जो स्पॉटेड डियर होते हैं उनकी जो बोन्स थी, साथ साथ जो ब्लैक बक होता है उनकी जो बोन्स थी, ठीक है। एंटीलोप की बोन्स थी, ठीक है। हेयर की बोन्स थी, मोंगूज की जो है बोन्स थी, ठीक है। और आपके जो बर्ड्स की यहाँ पे बोन्स देखने को मिली, क्रोकोडाइल्स की बोन्स देखने को मिली, टर्टल की बोन देखने को मिली, क्रैब की बोन देखने को मिली, फिशेस की बोन देखने को मिली, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स के जो यहाँ पे साक्ष्य मिले थे। तो आपको याद रखना है बेर की यहाँ पे साक्ष्य मिली थी, लेकिन बेर आपको जो है वो पहले ही हड़प्पा साइट के आसपास जो है वो मिल चुका था, 4700 साल पहले जो मिल चुका था, ठीक है। तो बेर आपका यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। आंवला यहाँ पे मिला है, जामुन यहाँ पे मिला है, ठीक है। डेट्स आपके जो यहाँ पे मिले हैं, और कुछ वैरायटी ऑफ बेरीज भी यहाँ पे जो आपको मिली हैं, ठीक है। इनको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा चैप्टर था। अब चाइना के बारे में बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। चाइना को आप लोकेट कीजिएगा मैप में। तो 3500 साल पहले, 3500 साल पहले जो है आपका चाइना जाओ, कुछ वहां पे जाओ, कुछ राइटिंग्स आपको देखने को मिली है, फाइंड आउट हुई है, ठीक है। जो कि आपके जाओ राइटिंग्स थी एनिमल बोन्स के ऊपर लिखी हुई। किसके ऊपर? एनिमल बोन्स के ऊपर जो लिखी हुई, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओरेकल बोन्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। तो किंग्स जो थे वो एनिमल बोन्स के ऊपर जाओ लिखते थे, स्क्राइब करते थे। और उसमें वो क्या लिखते थे? अपने वॉर जीते हुए अपने सन के बारे में लिखते थे, ठीक है। और उस समय क्या हार्वेस्ट किया जाता था, क्या जो कल्टीवेट किया जाता था, उसके बारे में जो वो लिखते थे, ठीक है। तो बोन्स को फायर के अंदर जो जलाया जाता था, जल जाती थी। और जब फायर के अंदर जो जलती थी तो उसको हीट मिलती थी, और उससे जो उसके अंदर जो बोन्स के अंदर जो क्रैक जो आ जाते थे, ठीक है। याद रखना है। तो यहाँ पे इतना याद रखो, किंग्स जो थे, बोला गया है कि पैलेसिस में जाओ लीव करते थे। कहाँ पे? पैलेसिस में जाओ लीव करते थे। उनके पास जो काफी जो वेल्थ होती थी। क्या होती थी? काफी जो वेल्थ जो होती थी। और उनके पास जो ब्रॉन्ज की जो है वेसल्स होते थे, और वो काफी जो डेकोरेटेड जो करके रखते थे। लेकिन उस समय जो आयरन का जो है साक्ष्य नहीं था। किसका साक्ष्य नहीं था? आयरन का जो साक्ष्य जो है वो नहीं था। तो इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रखनी है आपको याद। तो 3500 साल पहले जो आपका कंपोजिशन हुआ है, किस चीज का? वेदास का कंपोजिशन हुआ है। उसी तरह से याद रखना है 3000 साल पहले, 3000 साल पहले जो आपका मेगालिथ्स जो कम आपके बनाए गए हैं, ठीक है, बिल्ड हुए हैं। उसी तरह से आपको याद रखना है 3600 से 2700 साल पहले, याद रखना है आपको, सेटलमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो इनाम गांव में जो सेटलमेंट्स जो स्टार्ट हुई थी। और एक और चीज आपको याद रखनी है, चरक ने जो चरक संहिता लिखी है आज से 2000 साल पहले। इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको, एचपीएस में, इंस में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। तो आज के वीडियो बस इतना ही है। टेलीग्राम पे जो है आज के नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर के, तो आप उसको जो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ वहां से मिल जाएंगे आपको। साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए नैप की, तो आपको जो वहां से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।